अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोग की जो काउंसलिंग शेड्यूल है 2022 की वह जारी कर दी गई है। यह काउंसलिंग जो होगी आपकी 4 राउंड में होगी, लेकिन यहाँ पे 3 राउंड के बारे में बताया गया है, चौथे राउंड के बारे में नहीं बताया गया है। तो राउंड 1 देखिए कहाँ से होता है, ध्यान रखिएगा कि फेज 1 से लेकर के फेज 4 तक जो होता है उसे हम लोग राउंड 1 बोलते हैं। उसके बाद पूल काउंसलिंग जो होता है उसे हम लोग राउंड 2 बोलते हैं, और जो डायरेक्ट काउंसलिंग होता है उसे हम लोग राउंड 3 बोलते हैं। फोर्थ राउंड जो होगा आपका, वह आपका कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट है उनके लिए फोर्थ राउंड होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके केवल 3 राउंड ही हैं, और जिनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका राउंड 1 है, जिसमें सभी की काउंसलिंग होती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं राउंड 1 के बारे में कि राउंड 1 की काउंसलिंग में कितने फेज होते हैं। तो इसमें देखिए 4 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। तो फेज 1 में देखिए 1 से लेकर 75,000 रैंक जिनका स्टेट रैंक होगा उनको उनको वो काउंसलिंग कराएंगे। सेकेंड राउंड जो सेकेंड फेज होगा उसमें 75,000 से लेकर के 2 लाख जिनका रैंक होगा, 2 लाख मतलब 75,000 से 2 लाख का मतलब होता है 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, या फिर आपका 1,75,000 होगा, या फिर 90,000 होगा, तो भी आपका जो काउंसलिंग होगा फेज 2 में होगा। समझ गए आप लोग। उसके बाद यहाँ पे फेज 3 जो होगा उसमें आप 2 लाख से लेकर 3.5 लाख जिनका स्टेट रैंक होगा वह फेज 3 में कराएंगे। उसके बाद 3.5 लाख से लेकर के जितना भी रहेगा 7 लाख या फिर 7.5 लाख जो भी रैंक होगा वो फेज 4 में कराएंगे। यहां तक क्लियर होगा कि आपका काउंसलिंग कौन से फेज में होगा। अभी फेज कौन से डेट पे होगा ये ध्यान रखिए। तो फेज 1 जो होगा वह 30 सितंबर से लेकर के आपका 9 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, 30 सितंबर से लेकर के आपका 9 अक्टूबर तक आप लोग का फेज 1 चलेगा, जिसमें 30 सितंबर से लेकर के आपका यहां पर 7 अक्टूबर तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद 8 अक्टूबर को आपको चॉइस फिलिंग करना है, और 9 अक्टूबर को आप लोग का यहां पर सीट अलॉट हो जाएगा। सीट अलॉट का मतलब होता है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिनको भी सीट अलॉट हो जाएगा उनको 3 दिनों का मौका दिया जाएगा, यानी कि 10, 11 और 12 और 13। ठीक है, यानी कि 4 दिन आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 दिन मिल रहा है आपका। 9 तारीख को अगर हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे 9 को अलॉट होगा, तो 10, 11 और 12 ये 12 और इसके बाद आपका 13। ठीक है, तो यानी कि 10, 11, 12, 13 4 दिनों का आपको मौका मिल रहा है कि आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। और फी पेमेंट के साथ आपको क्या करना होगा, अपने कॉलेज की जो फी पेमेंट है उसमें 3 से 4 दिन का आपको टाइम मिल रहा है। मैक्सिमम आप कोशिश करिएगा कि 3 दिन के अंदर ही अपनी फी पेमेंट जो होगी वो जमा करा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि सेकेंड जो फेज होगा आपका, उसकी रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो रही है वह 9 अक्टूबर को शुरू हो रही है। ठीक है, 9 अक्टूबर को शुरू हो रही है। उसके बाद आप लोग को रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग को चॉइस फिलिंग जो करना है उसके लिए आपको 14 अक्टूबर को अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। 15 अक्टूबर को आपको अपना कॉलेज मिल जाएगा कि कौन से कॉलेज में आपका अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज, और उसके बाद 3 दिनों का टाइम आपको मिलेगा कि आपको फीस पेमेंट करना होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपका फेज 3। ठीक है, तो फेज 3 जो आपका होगा वह कब से शुरू हो रहा है, तो यह शुरू हो रहा है 15 तारीख से, यानी कि 15 अक्टूबर से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। इसके बाद आप लोग जो चॉइस फिलिंग करेंगे वह 20 अक्टूबर को करेंगे। फिर 21 अक्टूबर को आपको सीट अलॉट हो जाएगा। इसके बाद आपको 25 तक अपनी फी पेमेंट किसी भी हाल में जमा करनी है। ठीक है, यानी कि फेज 3 के जो स्टूडेंट होंगे उनको 15 तारीख रजिस्ट्रेशन करना होगा, 20 तारीख तक उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद 25 तक अपनी फी पेमेंट भी करनी होगी। अब बात करते हैं हम लोग फेज 4 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे फेज 4 जो होगा, यहाँ पे ये लास्ट होगा, जिसमें कि 3.5 लाख से ऊपर के अभ्यर्थी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो उनका रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा वो 21 अक्टूबर को शुरू होगा। ठीक है, 21 अक्टूबर को शुरू होगा। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग जो होगी वह आप लोग 27 तारीख तक कर सकते हैं। 28 तारीख को आपको कॉलेज जो होगा वह अलॉट हो जाएगा। उसके बाद फी पेमेंट आपको लगभग यहाँ पर 31 अक्टूबर तक करना है। 31 अक्टूबर तक आप लोग का जो फेज 4 होगा वह खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर तक आप लोग का फेज 4 खत्म हो जाएगा, यानी कि राउंड 1 की जो काउंसलिंग होगी वह लास्ट जो है वह 31 अक्टूबर तक आपकी खत्म हो रही है। 31 अक्टूबर के बाद आप लोग की जो काउंसलिंग शुरू होगी वह पूल काउंसलिंग यानी कि राउंड 2 की काउंसलिंग शुरू होगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पूल काउंसलिंग में वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनको फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 में सीटें नहीं अलॉट हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा पूल काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है,
इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कि डाटा रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। तो ये आपकी जो डेट है वह 1 से लेकर के आपका लगभग यहाँ पे 6 तारीख तक आपका डाटा रिकॉन्सिलिएशन होगा। इसके बाद आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वो पूल काउंसलिंग के लिए शुरू होगा, जो कि 7 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है। 7 तारीख से आप लोग का यहाँ पर शुरू हो रहा है, जो कि आपका पूल काउंसलिंग होगा, जिसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग ये आपकी पूल काउंसलिंग के द्वारा की जाएगी 7 नवंबर से, ठीक है। इसके बाद आप लोग का सीट अलॉट जो होगा वह आपका 12 तारीख को होगा, ध्यान रखिएगा 12 तारीख को होगा। उसके बाद आप लोग को अपना अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करना का मौका दिया जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर डाटा रिकॉन्सिलिएशन आ गया, और यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन जो होगा कॉलेज के द्वारा वह जो शुरू होगा वह 21 नवंबर से शुरू होगा और 25 नवंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। और 1 तारीख से आप लोग की जो क्लासेस हैं बीएड की 1 दिसंबर से वह शुरू हो जाएंगे। समझ गए आप लोग, पूरा डेटा आप लोग को मैंने बता दिया है। कुछ चीज़ें जो आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि जब आप फेज 1 में काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा, जिसमें आपका 650 रुपये प्रोसेसिंग फीस होता है, प्लस 5000 रुपये जो होता है वो आपका एडवांस फीस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो 5000 रुपये जो होगा वो आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। ये बैंक अकाउंट में वापस तभी होगा जब आप यहाँ पर अपना बैंक डिटेल देंगे। तो बैंक डिटेल आपको देना होगा डॉक्यूमेंट में, जैसे बहुत पूछते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें बैंक डॉक्यूमेंट लगेगा, प्लस इसके साथ साथ आपका अगर आपने अपेयरिंग फॉर्म भरा हुआ था तो आपको अपने फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसे भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। ध्यान रखिए आप लोग, 2 चीजें क्यों लगेगा, आपका बैंक पासबुक और तीसरा जो होगा वह मार्कशीट लगेगा। और ये बैंक पासबुक इसलिए लगता है कि अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो 5000 रुपये जो होगा आपके बैंक में वापस कर दिया जाएगा। एक और यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहेंगे आप लोग कि जब आप लोग काउंसलिंग कराइएगा तो जब जो बैंक अकाउंट आप लोग देंगे पासबुक मतलब बैंक का, तो उसमें आपका 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। न तो यह आपका ग्रामीण बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, और न ही यह आपका जनधन खाता होना चाहिए, ठीक है। न ही आपका जनधन खाता होना चाहिए, न ही यह आपका ग्रामीण बैंक अकाउंट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आपका जो बैंक अकाउंट होगा वह आपके नाम से होगा चाहिए, ठीक है। अगर आपके नेम से नहीं है, आपके नाम पर कोई अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो अपने माँ बाप का अकाउंट लगा सकते हैं, लेकिन माँ बाप का भी अकाउंट होगा कंबाइन नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका सेपरेट होना चाहिए। या तो मम्मी का लगा सकते हैं या तो पापा का, मम्मी पापा एक साथ दोनों का होगा तो नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि जो आप लोग मार्कशीट लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, जो अपियरिंग में स्टूडेंट हैं अगर वो मार्कशीट लगा रहे हैं तो अपने मार्कशीट पर क्या करना होगा उनको कि अपना या अपने कॉलेज का सिग्नेचर कराना होगा। अगर मान लेते हैं कोई स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है तो कहाँ से कराएंगे सिग्नेचर या मुहर, तो वह अपने यूनिवर्सिटी के पास चले जाएंगे, वहाँ से वह रजिस्ट्रार या फिर जो भी वहाँ पे मतलब कार्यदायी व्यक्ति होगा वह आपका साइन और आपका मुहर वहाँ पे लगा देगा, स्टाम्प जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ से भी आपका काम नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना होगा कि डिजी लॉकर से अपना जो कह सकते हैं सर्टिफिकेट है उसे भी डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं, वो भी आप लोग का कह सकते हैं वैलिड होगा। कुछ चीज़ें और भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। जैसे आपको पता है कि 1 से लेकर 75,000 तक रैंक वालों को फर्स्ट फेज में ही आप लोग को बुलाया गया है। तो ये इसलिए बुलाया गया है क्योंकि फेज 2, फेज 3, फेज 4 या फिर पूल काउंसलिंग या फिर डायरेक्ट काउंसलिंग ये सभी के सभी आपका प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। इसमें से कोई भी स्टूडेंट अगर जिनका इसमें इतना रैंक है तो कभी मत पूछिएगा किसी भी यूट्यूब चैनल पे कि सर हमारा 1 लाख रैंक है, क्या हमें सरकारी मिल जाएगा, एडेड मिल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। केवल उम्मीद केवल उनकी होती है जिनका फेज 1 में होता है काउंसलिंग, ठीक है। फेज 1 में जिनकी काउंसलिंग होती है उनकी उम्मीद होती है कि उनको गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज मिल जाए। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहेंगे आप लोगों को कि कैसे फेज 1 में कम रैंक वालों को भी गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पे जब ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे आप लोग, तो ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको कॉलेज नेम भरना होता है, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग में एक चीज़ समझिएगा आप लोग को, ठीक है। तो जब ऑनलाइन काउंसलिंग करें तो आपको नेम वाइज भरना पड़ेगा, प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, हमें ये कॉलेज चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके। तो नंबर 1 पे उसी कॉलेज को रखिएगा जहां पर आपके सब्जेक्ट ग्रुप का सीटें जो होती हैं वो ज़्यादा हों सीटें, ठीक है। और दूसरी चीज़
कि जब आप लोग सीटों के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे ये भी देख लीजिएगा कि जो सीटें हैं वहाँ पे वह क्या माइनॉरिटी के लिए भी है कि नहीं है। अगर वहाँ पे सीटें माइनॉरिटी के लिए होंगी तो वहाँ उस कॉलेज को आप प्रेफ़रेंस मत दीजिएगा। दूसरी चीज़ कि आप ये देख लीजिएगा कि आपका जो कॉलेज आप लोग चुन रहे हैं वो वहाँ पे उस कॉलेज में सब्जेक्ट ग्रुप आपका है कि नहीं है। अगर सब्जेक्ट ग्रुप नहीं होगा तो फिर वो आपका अच्छा रैंक होने के बावजूद भी आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी और कम रैंक वालों को भी जो गवर्नमेंट सीट मिलती है तो इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो लोग ऐसे कॉलेज चुनते हैं जहाँ पर कि सीट अवेलेबल रहती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है ज़रूर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।